हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एफआईआई इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट पे लगातार नज़र बनाए होंगे तो आपको डेटा देख के यह साफ तौर पे पता चल रहा होगा कि पिछले 10-15 दिन से जो विदेशी निवेशक हैं, जिन्हें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, एफआईआईज कहते हैं, वो लगातार अब अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में बढ़ा रहे हैं। तो इसी बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। आज का जो हमारा टाइटल है डिस्कशन का, वो है इंडिया बिकम टॉप एफआईआई डेस्टिनेशन। तो इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, हमारा जो डिस्कशन का पहला पॉइंट होगा वह यह होगा कि एफआईआई का क्यों भारत में फिर से निवेश बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम डेटा चेक करें तो अक्टूबर से ही, मतलब कि अक्टूबर 2024 से ही जो विदेशी निवेशक थे वो लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल करके अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंटों का डिस्कशन का, हमारा जो विदेशी कंपनी है क्या सच में भारत में लौट रहे हैं या फिर ये मात्र एक धोखा है। ऐसा तो नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, बस कुछ समय के लिए ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है दोबारा इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, फिर एक बैग अचानक से ये मार्केट से पैसा उड़ा ले जाएंगे। तो कैसा, कहीं ऐसा सिचुएशन तो नहीं ना है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट होगा हमारा डिस्कशन का, कि कैसे और क्यों भारत फिर से एशिया में एफआईआई का टॉप डेस्टिनेशन बन रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट विल बी, जो ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट आया है इस एफआईआई इन्वेस्टमेंट के बारे में, इसको भी हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। एंड द फिफ्थ पॉइंट विल बी अमेरिकन टैरिफ इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये 5 पॉइंट इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। और सबसे पहले चीज़ों को समझने के लिए जो एफआईआई का डेटा है, स्पेशली मार्च का, ठीक है, उसको हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको डेटा दिख रहा है ये आपका 3 मार्च से लेके 11 मार्च 2025 तक का डेटा है। यहाँ 3 मार्च से लेके 11 मार्च तक का डेटा अगर आप देखोगे तो ये एफआईआई का डेटा है और ये डीआईआई का डेटा है। और ये जो अमाउंट आपको सब दिख रहा है ये सभी करोड़ में है। ठीक है, करोड़ में इन्वेस्टमेंट आया है और गया भी है। तो एक बार आप एफआईआई पे गौर करो तो यहाँ पे आप दिख रहा है कुल परचेस हुआ है और कुल यहाँ पे सेल हुआ है। और यहाँ पे उनका डिफरेंस है, मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आया कि उस पर्टिकुलर डे में कितना सेल एंड परचेस का फाइनल वैल्यू निकला। तो अगर हम 3 मार्च से लेके पूरा 11 मार्च तक देखें तो यहाँ पे हमेशा आपको जो सेल है वो ज़्यादा ही दिख रहा है और ये जो परचेस का डेटा है, मतलब खरीदारी का डेटा है, वो कम दिख रहा है। फिलहाल अगर हम 3 मार्च का ही बात करें तो लगभग 9,846 करोड़ का खरीदारी हुआ था एफआईआई के द्वारा, लेकिन जो बिकावली हुई थी वो 14.63 करोड़ का हुआ था। तो जिस वजह से ये जो डिफरेंस आ रहा है 4,788 करोड़ का है। इसी तरह अगर ये पूरा आप डेटा देखो तो सभी आपको माइनस में और रेड में दिख रहा होगा। तो 3 मार्च से लेके 11 मार्च तक, ठीक है, लगातार बिकवाली हुई थी। इसके अलावा डीआईआई का डेटा देखें तो ये आपको पूरा ग्रीन दिख रहा था। ठीक है, मतलब कि अगर एक तरफ जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसा मार्केट से निकाल रहे थे, बेच रहे थे, तो खरीद कौन रहा था उन्हें? भाई अगर कोई मार्केट में पैसा निकाल रहा है, अपने स्टॉक को बेच रहा है, तो कोई खरीदने वाला होगा तभी ना। तो हमारे जो घरेलू निवेशक थे, ठीक है, डोमेस्टिक निवेशक थे, वो उसको खरीद रहे थे। तो इस वजह से इनका खरीदारी ज़्यादा था। देखिए यहाँ पे ये खरीदारी का डेटा है और ये सेलिंग का डेटा है। तो जो सेलिंग वाला डेटा है खरीदारी डेटा से कम है। फिलहाल ये 3 से 11 मार्च का डेटा है। बाकी आगे अगर और भी आप डेटा देखो, ये है आपका 12 मार्च से लेके 21 मार्च तक का डेटा। 12 तारीख से लेके 11 तारीख तक का डेटा है। यहाँ पे भी आपको, यहाँ देखिए रेड है, यहाँ रेड है, यहाँ रेड है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एफआईआई ने अपना जो सेलिंग है वो रोका था, लेकिन फिर से अगले दिन 19 मार्च को उन्होंने जो सेलिंग है वो बढ़ा दिया था। इसके अलावा फिर लेकिन जो मार्केट का कंडीशन है वो यहाँ से चेंज होता हुआ हमें दिख रहा था। 20 मार्च हो गया, 21 मार्च हो गया, यहाँ से जो एफआईआई है ऐसा लग रहा था डेटा को देखकर कि वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं डेटा दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट डेटा है। अगर आप चाहें तो एएमएफआई की वेबसाइट से या फिर एनएससी जो सेबी की वेबसाइट है वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ 20 मार्च से अगर आप गौर करोगे, ठीक है, तो 20 मार्च से ग्रीन होना धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ था और ये ग्रीन होना स्टार्ट हुआ था 20 मार्च से। इसके बाद लगातार जो एफआईआई है, वो परचेज़ अपनी बढ़ा रही है और बिकवाली को कम कर रही है।
तो यहाँ पे हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि मार्च के स्टार्टिंग से यानी 1, 2, 3 मार्च से ये लगभग आपका 20 मार्च तक बिकवाली चला था। यानी 20 मार्च के स्टार्टिंग 20 दिन में लगातार जो एफआईआई है, ठीक है, उन्होंने भयंकर सेल किया हुआ था, इस वजह से आपको पूरा रेट दिख रहा था। लेकिन 20 मार्च से ऐसा क्या हुआ और क्यों जो विदेशी निवेशक थे वापस भारत में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने लगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा साफ दिखा रहा है आपको, सारी चीज़ें ग्रीन है। यहाँ पे परचेज़ ज़्यादा दिख रहा है और सेल देखिए आपका यहाँ पे कम है। तो ये मार्च का पूरा डेटा था, यहाँ से अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 मार्च से 20 मार्च तक उन्होंने भयंकर बिकवाली की, लेकिन उसके बाद वो वापस लौट रहे हैं। और इसी तरह अगर आप जो निफ्टी है, ठीक है? इसके अलावा सेंसेक्स या फिर लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, ये सारे फंड को अगर आप चेक करो तो पिछले 1 हफ्ते से इनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि जो विदेशी निवेशक हैं वो वापस आ रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो फिलहाल ये तो डेटा था एफआईआई और डीआई का, बिकवाली का एंड परचेज का। तो यहाँ से चीज़ें आपको बहुत हद तक क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं जो सबसे मेन कारण है इसका, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम ब्रीफली देख लेते हैं मंथली डेटा क्या कह रहा था। तो अगर हम मंथली डेटा पे भी अगर एक बार गौर करें, जो कि स्टार्ट होता है अक्टूबर से, हम यहाँ पे लेने वाले हैं अक्टूबर या सितंबर से। तो यहाँ से लगातार आप देखोगे कि हर मंथ में आपको रेड दिख रहा होगा। लगातार इतने करोड़ का, इतने करोड़ का, इतने करोड़ का, इतने करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ है टोटल। लेकिन अभी जो मार्च 2025 का डेटा नहीं आया है, ठीक है? तो जो मार्च 2025 का डेटा आएगा उसमें आपको पॉजिटिव साइन दिख सकता है, ग्रीन ज़ोन में जाता हुआ मार्केट दिख सकता है, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे, जो मैं बात कर रहा था कि क्यों जो इंडिया है एफआईआई के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है, वह मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो सबसे बड़ा कारण इसमें बताया गया है, वो ये है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो अमेरिका का रिज़र्व बैंक है, उन लोगों से उम्मीद है कि जो इंटरेस्ट रेट है, उसमें वो कटौती करेंगे। यानी आने वाला जो क्वार्टर है, ऐसा जो एनालिस्ट स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं या फिर जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका ऐसा अनुमान है कि इंडिया में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है और अमेरिका में उनका जो फेडरल रिज़र्व बैंक है, हो सकता है कि वो ब्याज दरों में कटौती करें। अब आप सोचोगे कि भई उनके इंटरेस्ट रेट में कटौती करने से या फिर ब्याज दर में कटौती करने से मार्केट कैसे ग्रीन ज़ोन में जाने लगेगा? इसके पीछे बहुत सारा लॉजिकल चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्टली मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी इंटरेस्ट रेट में कटौती की जाती है, तो जो व्यापारी होते हैं, ठीक है? जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बिज़नेसमैन होते हैं, वो बैंकों से, ठीक है, सस्ते ब्याज पे पैसा उठाते हैं और अपने बिज़नेस को ग्रोथ करते हैं। जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट होता है, उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने देखने को मिलती है, बूम देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा कारण मुझे यही नज़र आता है। फिलहाल बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसको स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे खबर में, तो यहाँ पे 5 महीने के बाद जो बिकवाली हो रही थी, ठीक है? उसमें अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस आर्टिकल में सारी चीज़ें आपको साफ-साफ नज़र आ जाएँगी। ठीक है? और टॉप डेस्टिनेशन कैसे बना है, तो उसका डेटा यहाँ पे है। इसका बाकी देशों की तुलना में कैसा इन्फ्लो का रिकॉर्ड रहा है, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे भारत में कुल जो इन्वेस्टमेंट आया है, वो 1388 मिलियन डॉलर में आया है, ठीक है? इसका कंपैरिज़न अगर इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, श्रीलंका या फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, ताइवान से करें, तो उनका डेटा बहुत ही मिनिमम है भारत की तुलना में। तो इस वजह से जो पूरे एशिया में, ठीक है, जो अपना देश है भारत, उसमें इन्फ्लो बहुत ज़्यादा आया है। यानी विदेशी कंपनियों ने बहुत ज़्यादा पैसा निवेश किया है, पिछले 7-8 दिनों से निवेश करना चालू कर दिया है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में बात किया था, ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि इस हफ्ते, ठीक है, यानी अभी जो ये नेक्स्ट वीक गुजरा, पिछला वीक गुजरा है, ठीक है, उसमें करीब-करीब 1150 करोड़ का जो विदेशी निवेश है, वो पूरे इंडिया में आया है और ये पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो कि अगर डॉलर में हम बात करें तो $1.39 है। इस वजह से जो भारत है वो टॉप एफआईआई का डेस्टिनेशन बन चुका है इस कैटेगरी में। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक अभी समझ में आ गई होंगी। ये पूरा डेटा था।
ठीक है? तो एफआईआई क्यों भारत में निवेश कर रहे हैं, मैंने बता दिया, ठीक है? और इसके अलावा क्यों लौट भी रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि ये केवल टेम्परेरी है, हो सकता है फिर बाद में वो अचानक से पैसा निकालने लगे। देखिए, मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? कब कंपनी का मूड बदल जाए या फिर हो सकता है इंटरनल कोई बात हो, तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना बिल्कुल सट्टे खेलने वाली बात है। बस आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो बस लगातार कंटिन्यूअस वे में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है? और कैसे भारत फिर से एशिया में एफआईआई का टॉप डेस्टिनेशन बन रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के बारे में मैंने शॉर्टली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी अमेरिका का जो टैरिफ इम्पैक्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट पे, तो वो कैसे वर्क करेगा? देखो, जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है, इंडिया का इम्पैक्ट, चाहे वो टैरिफ का इम्पैक्ट हो या फिर उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन का इम्पैक्ट हो, वो पूरी दुनिया पे पड़ता है, क्योंकि डॉलर सुप्रीमेसी है, ठीक है? इसे कोई भी नकार नहीं सकता। और इसका प्रभाव इंडिया पर भी ठीक-ठाक पड़ता है। फिलहाल अभी इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छी पोज़ीशन में है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ता से इसमें पॉज़िटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। और हम ये आशा करते हैं कि सारा कुछ ठीक रहे, तो हमारा पैसा भी जो हमने और आपने स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, वो ग्रो हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और भी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल टिप्स या प्लानिंग या स्ट्रेटजी से रिलेटेड, उन सब सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था, जाते-जाते बता देता हूँ। देखिए, इस चैनल पे जो कुछ भी बताया जाता है वीडियो के माध्यम से, ठीक है? वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, कोई स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहा हूँ, प्लानिंग के बारे में बता रहा हूँ या फिर कोई टिप्स ही दे रहा हूँ, तो उस पे आँख बंद करके आप विश्वास कर लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र हो, ठीक है? जो भी मैं स्टॉक या फिर फंड के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में उनसे जाइए, पूछिए, राय-मशवरा कीजिए। उसके बाद खुद के रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इस सिक्योरिटीज़ मार्केट में चाहे आप कोई स्टॉक खरीद रहे हों, चाहे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, कहीं भी आप पैसा निवेश कर रहे हों, ठीक है? हर एक स्कीम में ऑलमोस्ट कोई ना कोई रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि खुद से पहले रिसर्च करें, ठीक है? खुद के रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करें। यह केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जाता है, ठीक है? तो आई होप सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।